हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचिंग के हवाले से, चाहे आप पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एनटीएस का दे रहे हैं, तो उसमें ये टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। और ये जो बेंजामिन ब्लूम जो है उसने जो थ्योरी दी थी, आज तक वो जो थ्योरी है हमारे जो है एजुकेशन में यूटिलाइज हो रही है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इस वीडियो को देखना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्लासिफिकेशन को कहते हैं, दर्जा बंदी को कहते हैं। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसमें ब्लूम जो है एक ये अमेरिकन ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने मुख्तलिफ डोमेन्स की बात की हुई है, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन जो है उसने उसकी बात की हुई है। तो उसको हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। बेसिकली ये 1949 से लेके 1953 तक कई ऐसी मीटिंग्स हुई, कई ऐसी डिस्कशन हुई जिसके बाद जो नसाब और इम्तहानात के मतलब उस हादसा के दरमियान जो रवाबत को बेहतर बनाने के लिए एक नज़रिया पेश किया गया था। और वो जो नज़रिया था उसी नज़रिए को बाद में नाम जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया गया। और ये जो है 1956 में ये डेवलप होता है, ये नज़रिया फर्स्ट टाइम जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है। और इसमें तीन जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे वर्क किया। एक तो ये बेंजामिन ब्लूम खुद था, और उसके साथ एक डेविड क्रॉथवेल और अनीटा हार्लो, ये तीन नाम ऐसे हैं जो आपको बाद में भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की डोमेन्स पे काम किया। अब ब्लूम जो है इसने कॉग्निटिव डोमेन पे काम किया, इसकी जो मेन डोमेन्स हैं आगे चल के हम देखते हैं। और जो डेविड क्रॉथवेल था उसने इफेक्टिव डोमेन पे काम किया, और जो अनीटा हार्लो है उसने जो साइकोमोटर डोमेन है उस पे काम किया। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि बेंजामिन जो ब्लूम था वो कौन था। जो बेंजामिन ब्लूम है ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जो 21 फरवरी 1913 को पैदा होता है और 13 सितंबर 1999 में इसकी डेथ हो जाती है। एंड ही वाज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हु मेड कंट्रीब्यूशंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टू द थ्योरी ऑफ द मास्टरी लर्निंग। इसने क्योंकि हमारा वो दूसरा टॉपिक तो नहीं है, हम आज इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। जो इसकी टैक्सोनॉमी है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसने और भी बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन हम आज इसका जो वर्क है, जो टैक्सोनॉमी है, जो इसकी डोमेन्स हैं, हम उसको इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? Bloom taxonomy was created in 1948 by psychologist Benjamin Bloom and several colleagues। इसके साथ जैसे मैंने अभी दो नाम लिए और भी इसके साथ कोलीग्स थे जिन्होंने मिल के ये जो थ्योरी थी उसको क्रिएट किया था। And it was originally developed in 1956 as a method of classifying educational goals for student performance evaluation। जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की एवल्यूएशन थी उसके लिए ये जो थ्योरी है ये डेवलप होती है। 1956 में फर्स्ट टाइम ये डेवलप होती है। एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी हैज बीन रिवाइज्ड इन 1990, देन इन 2001 एंड इट स्टिल यूटिलाइज इन एजुकेशन टुडे। ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये अभी तक एजुकेशन में ये यूटिलाइज होती है, इतनी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। और ये सबसे पहले 1990 में ये रिवाइज होती है और फिर दूसरी बार 2001 में इसको रिवाइज किया जाता है। रिवाइज करके क्या डिफरेंस आता है वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। Bloom taxonomy, the original intent in creating the taxonomy was to focus on the three major domains of learning: cognitive, affective और psychomotor। ये तीन लर्निंग की जो इम्पॉर्टेंट डोमेन्स हैं उनको लेके ये चलती है। सबसे पहले कॉग्निटिव आपको पता है कि ये इसका ताल्लुक माइंड से होता है, इसका ताल्लुक ब्रेन से होता है। और दूसरी अफेक्टिव है, इसका जो है फीलिंग से होता है, इमोशन से होता है। और तीसरा जो है वो साइकोमोटर जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क होता है, इसमें स्किल्स आपके मसल्स यूज हो रहे होते हैं। Despite the creator's intent to address all three domains, Bloom taxonomy applies only to acquiring knowledge in the cognitive domains।
विच इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलपमेंट। जो ब्लूम ने सबसे ज़्यादा जिस पे वर्क किया वो कॉग्निटिव डोमेन है, और ये जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको ब्लूम से ही, जो बेंजामिन ब्लूम है उसी से ही रेफर किया जाता है कि सबसे ज़्यादा उसका जो काम है वो कॉग्निटिव डोमेन पे है। एंड ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कंटेंट 6 डेवलपमेंटल कैटेगरीज: नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूएशन। उसने जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी में, उसमें उन्होंने जो है 6 ऐसे स्टेज का जिक्र किया है। 6 उसकी कैटेगराइज हैं कॉग्निटिव डोमेन की, जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 डोमेन्स हैं ये। हमने पहले भी कहा कि पहली कॉग्निटिव डोमेन है, दूसरी अफेक्टिव डोमेन है, और फिर साइकोमोटर डोमेन है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग देखें, कॉग्निटिव डोमेन जो है वो उसका तल्लुक किसके साथ है? थॉट्स जो हैं उसके साथ है, थिंकिंग के साथ है। और इसकी जो एग्जांपल्स एबिलिटीज़ हैं, जैसे थॉट में क्या चीज़ आती है, मेमोराइजिंग है, रीजनिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं थॉट्स में आती हैं। और इफेक्टिव डोमेन क्या है? इफेक्टिव डोमेन में हमारी इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, और इसकी जो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? ये अप्रिसिएशन, यानी किसी चीज़ को आप क्या करते हैं? अप्रिसिएट करते हैं, कैसे आप उसको लेते हैं किसी चीज़ को, आपका बिहेवियर क्या है? बिहेवियर बहुत मैटर करता है इस इफेक्टिव डोमेन में, और मोटिवेशन। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन जो है, इसमें ये देखें, अगर आप इसको गौर करें तो ये इसका तल्लुक माइंड से नज़र आ रहा है। इसका तल्लुक देखें, ये हैप्पी है और ये सैड है। इसका तल्लुक आपकी फीलिंग से है, और इसका ये आपके एक्शन से है। एक्शंस, डूइंग, टाइपिंग, प्लेइंग, जैसे कोई भी एक्शन जो है ना, आप टाइपिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, आप रन करते हैं, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? राइट करते हैं, बोलते हैं, स्पीक करते हैं, ये सारे जो हैं ये साइकोमोटर डोमेन्स हैं हमारी। 3 है, एच को आपने याद रखना है। इससे भी इसको याद रखा जाता है अक्सर, ये जो डोमेन्स हैं। हेड, जिसको आप क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन। हार्ट, इसको इफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और हैंड जो है साइकोमोटर, यानी हेड का तल्लुक जो है दिमाग से है, सर से है, तो ये जो है आपकी कॉग्निटिव डोमेन है। और हार्ट जो है इसका तल्लुक दिल से है, आपकी फीलिंग से है, तो ये सेकंड वाला जो एच है वो हार्ट को शो करता है। फिर हैंड जो है ये प्रैक्टिकली यही आप वर्क करते हैं, तो इसका तल्लुक हैंड से है। 3 हेड जो है ये आपने माइंड में रखने हैं, ये 3 एच जो हैं। अब हम चलते हैं, जो आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को देखेंगे, और आने वाली 2 वीडियो में हम इंशाल्लाह अफेक्टिव डोमेन और फिर हम साइकोमोटर डोमेन को देखेंगे। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो सबसे पहले आपने इसको देखना है कि इसमें नॉलेज है, उसके बाद कंप्रीहेंशन है, और एप्लीकेशन है, और एनालिसिस है, सिंथेसाइज है, और एवल्यूएशन है। ये सारी 1956 में, पहले आप इसको देखें, सामने इधर आपने नहीं देखना है, सब आपने पहले 1956 में जो थ्योरी पेश की गई है उसको आपने देखना है। और इसमें जो 2001 में ये जो रिवाइज हुई है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो इसका नंबर 5 पे था सिंथेसाइज, इसको एंड पे ले गए, क्रिएट, और जो एवल्यूएशन था उसको उन्होंने क्या कर लिया, नंबर 5 पे ले आए। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सिंथेसाइज बेसिकली क्रिएशन ही होती है किसी चीज़ की, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नॉलेज क्या है? ये पहला स्टेज है कॉग्निटिव डोमेन में, यानी जिसमें आप सिर्फ आपके पास किसी चीज़ का इल्म होता है, आपको सिर्फ मालूमात होती हैं, बाकी कुछ भी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, एप्लीकेशन नहीं होती है। जैसे आपसे किसी बच्चे से आप क्वेश्चन करते हैं कि जो जंग आज़ादी है वो कब होती है, कब हुई थी, तो आपको सिंपल वो बच्चा कहता है कि 1857 में जंग आज़ादी हुई थी। ये जस्ट उसका नॉलेज है, वो बाकी कुछ नहीं बताता कि जंग आज़ादी जो है उसके क्या मरकात थे, क्या असबाब थे, कुछ भी उसको नहीं पता है। सिर्फ आपको वो आंसर कर रहा है कि जो जंग आज़ादी है वो 1857 में हुई है, तो ये नॉलेज है। उसके बाद कंप्रीहेंशन क्या है? कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। सिर्फ उसको नॉलेज की हद तक नहीं, बल्कि उसका जो अगला स्टेज है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यही क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं कि जंग आज़ादी कब हुई, तो आपको अगर बच्चा ये आंसर करता है कि जंग आज़ादी जो है वो 1857 में हुई और उसके असबाब ये थे, उसके बाद में नतायज ये थे, उसमें ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, किसको, ये सब अगर डिटेल्स उसको पता है, उसका बैकग्राउंड पता है, तो ये कंप्रीहेंशन है उसका। उसके बाद एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ये है कि आप अप्लाई करना, यानी चीज़ों को अप्लाई करना। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उनको अगर आप अप्लाई करते हैं, आप उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब अप्लाई करते हैं, तो उसको हम एप्लीकेशन कहते हैं।
जैसे अगर एक इंसान है वो एजुकेशन फील्ड में है, एजुकेशन लेता है और अपनी करेक्टर बिल्डिंग करता है, और बाद में जब जाके वो अपने मसाइल को हल करता है, फैसला साजी करता है, किसी भी जो है वो मीटिंग्स में वो शामिल होता है, वहाँ पे जाके वो फैसला साजी करता है, तो वो क्या है, वो बेसिकली एप्लीकेशन है। जो उसका नॉलेज है, उस नॉलेज का क्या है, वो एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन है, जब आप चीज़ों का इल्म हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो, और जब आप उनको अप्लाई करें मुख्तलिफ चीज़ों में, फैसला साजी में या किसी और चीज़ में, तो वो एप्लीकेशन है। उसके बाद एनालिसिस क्या है? एनालिसिस है चीज़ों को एनालाइज करना। एनालाइज क्या है? सपोज आप अगर सेल फोन आपने लेना है, तो आप सेल फोन लेते हुए बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं कि आप देखते हैं कि ये जो मैं सेल फ़ोन ले रहा हूँ, इसका कैमरा कैसा है, फ्रंट कैमरा कैसा है, बैक कैमरा कैसा है, या आप ये कहते हैं कि इस सेल फ़ोन की जो मेमोरी है वो कितनी है, फिर आप ये देखते हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन, रोम, रैम, ये सब चीज़ें। अब सब चीज़ों को आप जब देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, फिर एक फ़ोन का देखते हैं, दूसरे फ़ोन का देखते हैं, तीसरे फ़ोन का देखते हैं, तो ये जो एनालाइज कर रहे होते हैं ना आप चीज़ों को, तो इसको आप एनालाइज कहते हैं। यानी जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को की जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको तज्जिया करना कहते हैं, या एनालाइज करना कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद है सिंथेसाइज। अब ये जो क्रिएट है, इसको हम आखिर में डिस्कस कर लेते हैं, उससे एवल्यूएशन उससे पहले, क्योंकि जब 2001 में ये रिवाइज होती है तो एवल्यूएशन जो है वो पहले आ जाती है। एवल्यूएशन क्या है? एवल्यूएशन होती है बेसिकली तशखीस करना या जज करना चीज़ों को। तो जब आपने फ़ोन लेना है, तो आपने मुख्तलिफ फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशन देख ली, उसमें देख लिया, मेमोरी को देख लिया, कैमरा को देख लिया। अब आपने जज करना है। जज आपने ये करना है कि आपके बजट के मुताबिक कौन सा ऐसा सेल फ़ोन है जो आपके लिए ठीक है। आप जैसे इन्फिनिक्स कंपनी का भी देखते हैं, ऑनर का भी देखते हैं, आप वीवो का भी देखते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के आप जब फ़ोन्स देखते हैं, आप अपने बजट को देखते हैं, तो जब आप जज करते हैं कि मेरे लिए ये वाला फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, तो ये क्या होगा? ये आपकी एवल्यूएशन जज करना होगी। और जो आखिरी है सिंथेसाइज या क्रिएट। क्रिएट क्या है? कि जब आप कोई चीज़ बना लेते हैं, कोई आप फैसला कर लेते हैं, आपने ये जैसे फैसला कर लिया कि मैंने ये फ़ोन लेना है, तो ये आपकी क्रिएशन हो जाएगी, ये आपकी सिंथेसाइज हो जाएगी, जिन चीज़ों को जोड़ना या कोई फैसला साजी करना। तो ये सबसे जो आखिर का स्टेज होता है इसका कॉग्निटिव डोमेन में, ये क्रिएशन होती है, या क्रिएट होता है, या सिंथेसाइज होता है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, जो इसकी स्टेज होते हैं विद एग्जांपल्स। उसके बाद इसको रिवाइज देख लें। सबसे पहले जैसे रिमेंबर होता है, नॉलेज वही चीज़ है। अगर आप देखें तो इससे पहले ये जो 1956 में जो इसके स्टेज थे, तो वो नाउन में थे, और बाद में वो एज अ वर्ब फॉर्म होगी। बात वही है, नॉलेज से को रिमेंबर कर दिया, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज कर लिया, और सिंथेसाइज को क्रिएट और एवल्यूएशन को एवल्यूएट कर दिया। ये आपने दोनों याद रखने हैं नेम्स। 1956 में क्या नेम थे और 2001 में जो है वो क्या नाम थे। समटाइम ये पूछ लेते हैं कि क्या डिफरेंस आया है उसमें। और इसके बाद ये जो रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, ये अप्लाई, एनालाइज, एवल्यूएट और क्रिएट, ये जो है आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये दर्जाबंदी है, ये स्टेज है कॉग्निटिव डोमेन के। नॉलेज एंड और रिमेंबरिंग, ये क्या है? द एबिलिटी टू रिकॉल डेटा और इंफॉर्मेशन, जी हमने पढ़ लिया। कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, यानी मीनिंग आप किसी चीज़ के जब आप लेते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ज़ाहिर उसके मीनिंग में जाते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, उसका सियाक व सबाक क्या है। इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो ये कंप्रीहेंशन में आता है। एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन या अप्लाइंग, आप कैसे अब चीज़ों को देखते हैं और अप्लाई करते हैं। इट इज़ रेफर टू द एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटेरियल इन न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन, यानी मुख्तलिफ सिचुएशन में जब आपने जो कुछ सीखा होता है उनको कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद है जी एनालिसिस आर एनालाइजिंग एट दिस पॉइंट दे बिगिन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर टू नॉलेज एंड आल्सो आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। ये है जब आप चीज़ों को मुख्तलिफ तौर पे से एनालाइज करते हैं, चीज़ों को मुख्तलिफ देखते हैं, तो ये एनालिसिस होगा। उसके बाद एवल्यूएशन।
evaluation या evaluating क्या है? The evaluation level is where students make judgments about the values of ideas, items, materials or more. Evaluation में यही है कि आप चीज़ों को जजमेंटल तौर पे देखते हैं, जज करते हैं, तशखीस करते हैं, और फिर synthesize or creating ability to combine different components or elements to form a whole. जब आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को जोड़ते हैं और कोई एक चीज़ बनाते हैं तो इसको आप synthesize करते हैं. अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप याद रख के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे नॉलेज है तो क्या है? इसमें डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, टेल, एक्सप्लेन, रिसाइट, मेमोराइज, इलस्ट्रेट, कोट, ये सारे वर्ड्स आप नॉलेज जो है इसका फर्स्ट स्टेज जो है इन वर्ड से याद रख सकते हैं. फिर अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं? समराइज, इंटरप्रेट, क्लासीफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, इन्फर, रिलेट, एक्सट्रैक्ट, पैराफ्रेज एंड साइट, ये सारे वर्ड्स जो हैं अंडरस्टैंडिंग में आते हैं. फिर अप्लाई करने में कौन कौन से वर्ड? जैसे सॉल्व, चेंज, रिलेट, कंप्लीट, यूज, स्केच, टीच, आर्टिकुलेट, डिस्कवर एंड ट्रांसफर, ये सारे वर्ड्स जो हैं एप्लीकेशन में आ जाते हैं. फिर एनालाइज जब आप चीज़ों को करते हैं तो ये वाले वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं. कंट्रास्ट, कनेक्ट, रिलेट, डिवाइस, कोरिलेट, इलस्ट्रेट, डिस्टिल, कंक्लूड, कैटेगराइज एंड टेक अपार्ट. उसके बाद एवलुएट में क्रिटिसाइज, रिफ्रेम, जज, डिफेंड, अप्रेज और वैल्यू, प्रायोरिटाइज एंड प्लान, ग्रेड एंड रिफ्रेम. उसके बाद क्रिएट जो इसका फाइनल स्टेज है उसमें भी आप कुछ वर्ड याद रख सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. डिज़ाइन, मॉडिफाई, रोल प्ले, डेवलप, रीराइट, पिवट एंड मॉडिफाई, कोलैबोरेट, इन्वेंट एंड राइट. ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो दूसरी डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, उसको डिस्कस करेंगे. इससे पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसकी 3 डोमेन्स हैं. एक कॉग्निटिव डोमेन है, एक अफेक्टिव डोमेन है और एक साइकोमोटर डोमेन है. कॉग्निटिव डोमेन को हमने डिटेल से डिस्कस किया. आज के वीडियो में हम अफेक्टिव डोमेन को डिस्कस करेंगे. जो कॉग्निटिव डोमेन थी उसका तल्लक हमारे माइंड के साथ था, और जो अफेक्टिव डोमेन है इसका तल्लक हमारे हार्ट यानी दिल के साथ या फीलिंग्स के साथ है. और जो साइकोमोटर डोमेन है उसका तल्लक प्रैक्टिकल वर्क से है, हैंड से है, आप ये कह सकते हैं. सो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो अफेक्टिव डोमेन है इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. जो इंट्रोडक्शन है इसका देख लेते हैं पहले कि ये इफेक्टिव डोमेन है क्या. द इफेक्टिव डोमेन इज वन ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग identified by Benjamin Bloom and his colleagues in 1956. बेंजामिन ब्लूम ने और उसके जो कोलीग्स थे उन्होंने 1956 में ये जो है ये थ्योरी दी थी जिसको हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम दिया गया था. और इसकी जो मेन 3 डोमेन्स थी उनमें से एक डोमेन है अफेक्टिव डोमेन. The affective domain focuses on the development of feelings, attitude, values and appreciations. ये किस पे फोकस करती है? ये हमारी फीलिंग्स, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और अप्रिसिएशन की डेवलपमेंट पे फोकस करती है. एंड इट इज़ कंसर्न विद हाउ लर्नर्स फील अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग एंड हाउ दे आर मोटिवेटेड टू लर्न. यानी ये जस्ट फीलिंग से ही इसका ज़्यादा तल्लुक होता है. यानी इट इज़ कंसर्न विद हाउ लर्नर फील्स, कि लर्नर कैसे फील करते हैं कि वो सीख रहे हैं या वो मोटिवेटेड हैं लर्निंग के लिए. तो ये फील जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, क्योंकि इसका तल्लुक फीलिंग से ही होता है. इसमें आप पढ़ेंगे 5 स्टेज जो हम अफेक्टिव डोमेन के, जो हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे आज की वीडियो में. द 5 लेवल्स ऑफ द अफेक्टिव डोमेन. द अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 5 लेवल्स, each of which represent a more complex level of learning. The 5 levels are, यानी जो इनिशियल लेवल है वो जब आप आगे चलते जाएंगे तो आगे हायर स्टेज आता है. इनिशियल लेवल पे जो है वो लो लेवल है और एंड पे जो है इसका हायर लेवल है, सबसे जो है हाई लेवल होगा. सबसे पहले इसका रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और कैरेक्टराइजिंग है. ये 5 स्टेज आपने अच्छे से माइंड में रख लेने हैं. इनको आपने याद रख लेना है कि ये 5 स्टेज हैं इफेक्टिव डोमेन के, जिसमें रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है और ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो रिसीविंग स्टेज है इसमें क्या है? एट द रिसीविंग स्टेज लर्नर्स आर अवेयर ऑफ
and willing to attend to new information. They may not necessarily agree with the information, but they are open to learning about it. Receiving ये है कि जब आप क्लास में जाएं, एज अ टीचर जब आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप कोई लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं, आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आप ये ऑब्ज़र्व करते होंगे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत अटेंटिव हो जाते हैं। आपके क्लास में जाने के बाद, आपके टॉपिक अनाउंसमेंट के बाद वो बहुत अटेंटिव हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, जैसे पहले होते हैं वैसे ही रहते हैं, वो अटेंटिव नहीं होते हैं। अब जो बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं, आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं, वो उनका इट्स मीन रिसीविंग लेवल जो है वो ठीक है। और जो बच्चे जैसे पहले थे वैसे ही बैठे होते हैं, कोई उनका जो है इंफॉर्मेशन गेन करना या उस बिल्कुल भी उस यानी कुछ सीखने के जो है वो बिल्कुल भी उस स्टेज पे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी सीखना नहीं चाह रहे होते हैं, वो जैसे पहले होते हैं वैसे ही बैठे होते हैं, यानी वो अटेंटिव नहीं होते हैं, तो उनका रिसीविंग लेवल ठीक नहीं होता है। तो आपने क्या करना होता है, आप अपना जो टॉपिक है ऐसे इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हर बच्चा क्लास का जो है आपके टॉपिक की वजह से अटेंटिव हो जाए। तो रिसीविंग लेवल आपने बच्चों को सबसे पहले ठीक करना है। और रिसीविंग लेवल क्या है, जब आप कुछ लेक्चर दे रहे हैं, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो सीखने की गर्ज से बैठा हो, वो रिसीव करने की गर्ज से बैठा हो, वो कुछ लेने की गर्ज से बैठा हो। दिस इज कॉल्ड द रिसीविंग लेवल। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। Ask open-ended questions to stimulate things, provide opportunities for learners to explore new ideas, present information in a variety of formats। यानी आपने जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपके पास जो एक्टिविटी हो, आप उसको ऐसे वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में दें कि जो बच्चे हैं उनका रिसीविंग लेवल ठीक हो, यानी उनके लिए मोटिवेशन हो, उनके लिए नई चीज़ हो जिसको वो सीखने के लिए बैठे हो। उसके बाद इसका जो दूसरा स्टेज है वो रिस्पॉन्डिंग है, जो रिसीविंग के साथ ही जुड़ा है। रिस्पॉन्डिंग क्या है? एट द रिस्पॉन्डिंग लेवल लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज। दे मे वॉलंटियर टू आंसर क्वेश्चंस, पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस और कंप्लीट असाइनमेंट्स। आप बच्चों को अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के बाद साथ साथ आप जब जज कर रहे होते हैं कि क्या बच्चा मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, क्या बच्चे की तवज्जो है या नहीं, उसके लिए आप क्वेश्चन करते हैं। अब जब आप क्वेश्चन करते हैं, आपके क्वेश्चन को जो बच्चा रिस्पांस करता है, इट्स मीन कि उसका रिसीविंग लेवल भी ठीक है, इट्स मीन उसका रिसीविंग लेवल भी ठीक है और वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। आई थिंक आप समझे होंगे कि जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है तो उसमें बच्चे के रिस्पांस का पता चलता है। यानी आप जैसे सपोज आप क्लास में गए, आपने कोई भी जैसे पोल्यूशन एक टॉपिक है, आपने बच्चों को पोल्यूशन टॉपिक के अबाउट पढ़ाया। अब जब आपने बच्चे से क्वेश्चन किया पोल्यूशन के अबाउट, तो आपका जो बच्चा है वो आपको आंसर भी कर रहा है, इट्स मीन कि उसका रिस्पॉन्डिंग लेवल भी ठीक है। और जो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इट्स मीन कि उसने रिसीविंग भी ठीक नहीं की है और उसकी रिस्पॉन्डिंग भी ठीक नहीं है। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इनवाइट लर्नर्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी आप बच्चों को ये कहें कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, जो कुछ पढ़ा है आपने, जो रिसीव किया है, तो उसको बताएं। तो अगर बच्चे आपको बता देते हैं, इट्स मीन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर नहीं बताते हैं तो इट्स मीन उनका रिस्पॉन्डिंग लेवल नहीं है। Provide opportunities for learners to participate in hands-out activities, create a safe and supportive learning environment। तो आपने उनको ऐसा environment भी देना है कि जिसमें वो रिसीव करें और जिसमें वो रिस्पॉन्ड करें। ऐसा ना हो कि आपका जो है बहुत ही अथॉरिटेटिव किस्म का आपका environment आप दे रहे हो, आप क्लास में स्टिक लेके जा रहे हो, तो फिर वो क्या, फिर डंडे के जोर पे ये बातें नहीं होती हैं। ये जो है आपने उनको ऐसा लेक्चर देना है, उनको ऐसी आपने एक्टिविटीज़ करवानी है ताकि उनका रिसीविंग जो लेवल है वो क्या हो, वो डंडे के ज़ोर पे ना हो, वो रिसीविंग लेवल उनका वो खुद से कुछ सीखने की गर्ज से हो और फिर वो आपको रिस्पॉन्ड भी करें। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो वैल्यूइंग है। जैसे वैल्यू क्या होता है? एट द वैल्यूइंग लेवल लर्नर्स डेवलप अ कमिटमेंट टू सर्टेन आइडियाज एंड बिलीव्स। दे मे एक्सप्रेस देयर वैल्यूज थ्रू देयर वर्ड्स एंड एक्शंस। वैल्यू, अगर इसको हम अपने आम अल्फाज में देखें कि वैल्यू क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि जी फलां बंदा जो है वो मेरी बात को वैल्यू दे रहा है,
आप ये अक्सर अपनी डिस्कशन में ये बात करते हैं। वैल्यू देने का मतलब ये होता है कि कोई बंदा आपकी बात को तवज्जो से ले रहा है, आपकी बात को वैल्यू कर रहा है, आपकी बात को जो है वो सुन रहा है, इट्स मीन कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। ऐसे ही वैल्यूइंग का मतलब ये होगा कि जब बच्चे ने आपकी बात को रिसीव किया, जब आपकी बात पे रिस्पॉन्ड किया, फिर उसके बाद जो अगला स्टेज है, अगला लेवल है, वो ये है कि बच्चा आपकी बात को वैल्यू भी कर रहा है। आपकी बात को, यानी इसके लिए एक वर्ड आप याद रख लें कि कमिटमेंट है बच्चे की क्या है कि कमिटमेंट है बच्चे की उस आइडिया के साथ, उस टॉपिक के साथ, उस चीज़ के साथ। जैसे आपने पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ाया तो उसके साथ जो उसकी कमिटमेंट है, जो उसकी कमिटमेंट को शो करेगी कि वो उसकी वैल्यू के बारे में बताएगी। यानी अगर उस टॉपिक के साथ, उस बात के साथ, उस चीज़ के साथ अगर उस बच्चे की कमिटमेंट है तो कमिटमेंट से आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो वैल्यू कर रहा है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? encourage learners to discuss their values and beliefs, provide opportunities for learners to make choices that reflect their values, model the values that you want learner to adopt। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, इससे आप उनकी वैल्यूज़ को जज कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज़ के बाद क्या है जी? ऑर्गेनाइजिंग। वैल्यू के बाद क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग इसका फोर्थ स्टेज है। At the organizing level, learners begin to relate their values to other values and beliefs. They may develop a personal philosophy or a set of principles. अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग ये है कि आप जब किसी चीज़ को तरतीब देते हैं, किसी चीज़ को ऑर्डर में रखते हैं, यानी आप ये कह लें कि इसकी एग्जांपल्स से मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। अगर एक बच्चा आपके लेक्चर में आपसे रिसीव करता है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि पोल्यूशन का टॉपिक आप पढ़ाते हैं, तो बच्चा आपसे रिसीव भी करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है, वैल्यू भी करता है। तो उसके बाद अगर वो बच्चा जो है वो किसी और की लेक्चर में, किसी और की क्लास में भी वो पोल्यूशन के अबाउट सीखता है, किसी और क्लास में वो आपके जो आपने टॉपिक पढ़ाया है वो आप उस टॉपिक के बारे में सीखता है। अब जब वो पोल्यूशन के बारे में किसी और जगह पे सीखता है तो उसको भी सेम रिसीव भी करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है, वैल्यू भी करता है। अब क्या करेगा? वो चीज़ों को तरतीब देगा, यानी रिलेट करेगा। जैसे उसने जो आपसे सीखा है, जो दूसरे टीचर से सीखा है, जो तीसरे से सीखा है, तो उन चीज़ों को फिर वो रिलेट करेगा, एक तरतीब देगा, एक ऑर्डर देगा कि उसने क्या सीखा है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग लेवल होता है। यानी लर्नर बिगिंस टू रिलेट देयर वैल्यूज और अदर वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड दे मे डेवलप अ पर्सनल फिलॉसफी और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। तो एक अपनी वो पर्सनल फिलॉसफी बना देता है। मुख्तलिफ जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो उसका नॉलेज होता है, जो उसका रिस्पॉन्ड होता है, जो उसने सीखा होता है, उसको वो एक तरतीब में, एक ऑर्डर में, एक वे में ले आता है, जिसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। हेल्प लर्नर्स टू सी द कनेक्शंस बिटवीन देयर वैल्यूज एंड अदर। हाँ, अपने जो आप लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करना है कि वो कनेक्शन दें वैल्यूज को एक दूसरे के साथ। encourage learners to develop a personal philosophy or a set of principles. Provide opportunities for learners to debate and discuss controversial issue. हाँ, इसमें आप बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको लर्नर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो डिस्कशन करें, डिबेट करें मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और फिर यह है कि वो एक तरतीब दें, उनको ऑर्गेनाइज करें। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। उसके बाद जो इसका सबसे हायर और सबसे लास्ट जो इसका स्टेज है उसको हम कैरेक्टराइजिंग बोलते हैं। At the characterizing level, learners internalize their values and beliefs. They act consistently with their values even in the face of challenge. ये कैरेक्टराइजिंग ये है कि जब कोई बात आप सीख लेते हैं, रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वैल्यू करते हैं, और जब उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब करने के बाद जब वो बात आपके करैक्टर में शामिल हो जाती है, यानी जब आपकी हैबिट्स आपके करैक्टर में शामिल हो जाती हैं, तो इसको कैरेक्टराइजिंग बोलेंगे। जैसे एक बच्चे ने पोल्यूशन के अबाउट रिसीव भी किया था, रिस्पॉन्ड भी किया था, वैल्यू भी किया था, ऑर्गेनाइज भी किया। उसके बाद बच्चा अगर पोल्यूशन के अबाउट कोई प्रैक्टिकली वर्क करता है, क्या करता है जी? कोई प्रैक्टिस करता है। जैसे देखें एग्जांपल्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू प्रैक्टिस एक्टिंग कंसिस्टेंटली। यानी उसने ये सीख लिया कि पोल्यूशन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब अगर बच्चा उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए
कोई प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है, यानी उसके करेक्टर में ये चीज़ शामिल हो गई है कि उसने कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना है। कोई भी बात, आप पोल्यूशन से हट के भी कोई इसमें बात ले सकते हैं। जब वो कंसिस्टेंटली कोई भी एक्ट करता है, कोई भी परफॉर्म करता है, प्रैक्टिस करता है, तो इट्स मीन कि वो चीज़ उसके करेक्टर में शामिल हो गई है। तो ये करेक्टराइजिंग यही है कि जब कोई बात आपके करेक्टर में शामिल हो जाए तो उसको करेक्टराइजिंग बोलेंगे। बेसिकली ये अफेक्टिव डोमेन जो थी ये इसीलिए थी कि बच्चों की किरदार साजी हो सके, बच्चों की जो है करेक्टर बिल्डिंग हो सके। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉग्निटिव डोमेन को या साइकोमोटर डोमेन को बहुत इम्प्रूव करें, बल्कि एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें अफेक्टिव डोमेन है। यानी आपकी किरदार साजी हो सके, आपको बातचीत करनी आ जाए, आपको ये पता हो जाए कि आपको किस एनवायरनमेंट में क्या बात करनी है, किस एनवायरनमेंट में आपको क्या बिहेव करना है। तो यही आपकी इफेक्टिव डोमेन है जो डेवलप अगर होगी तो फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, पीएचडी की डिग्री है, लेकिन आपकी इफेक्टिव डोमेन जो है वो ग्रूम नहीं हुई है, तो फिर आप कोई एजुकेटेड आपको नहीं बोलेगा। क्योंकि आपकी लर्निंग में, आपके तालीम याफ्ता होने में आपकी जो इफेक्टिव डोमेन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इस इफेक्टिव डोमेन की? द इफेक्टिव डोमेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग बिकॉज इट हेल्प्स लर्नर्स डेवलप द फॉलोइंग्स। ये लर्नर्स को 3 चीज़ों के बारे में जो है वो क्या करती है जी, डेवलप करती है। उनकी एटीट्यूड को, वैल्यूज़ को, एप्रिसिएशंस को, यानी आपके रवैयों को, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको, इन सब चीज़ों को जो है वो ये क्या करती है, ये डेवलप करती है, जो आपकी इफेक्टिव डोमेन होती है। उसके बाद इस कंक्लूजन में देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा जी। द इफेक्टिव डोमेन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। By understanding the different levels of affective domain and using appropriate activities, educators can help learners develop the attitude, values and appreciation that they need to be successful in life. यानी आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये आपने अपने एटीट्यूड, अपनी वैल्यूज़, अपनी अप्रिसिएशंस, अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं, आपने अपने बिहेवियर्स, इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यानी आपने अपनी इफेक्टिव डोमेन के जो लेवल्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा, उनको ऊपर लेके जाना होगा। The psychomotor domain, which is introduced by this Simpson in 1972. इससे पहले हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो 2 मेन टाइप हैं, जिसमें हमने कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन को डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम जो इसकी तीसरी डोमेन है जिसको साइकोमोटर डोमेन है उसको हम पढ़ेंगे, और इसको सिम्पसन ने पेश किया था 1972 में पेश किया था। साइकोमोटर जो डोमेन है, बेसिकली आपने इसको ये समझना है कि कॉग्निटिव डोमेन जो है उसको आपने माइंड से जोड़ा था कि उसका ताल्लुक हमारे ब्रेन से है, हमारे जो है कॉग्निशन से है, हमारे जो हैं वो माइंड से है। और जो अफेक्टिव डोमेन है उसका ताल्लुक आपने पढ़ा था कि उसका जो ताल्लुक है वो हमारे जो है हार्ट के साथ है, हमारे जो फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड हैं, इमोशंस हैं, उसके साथ है। ये जो तीसरी टाइप है साइकोमोटर डोमेन, इसमें जो है जो इसका ताल्लुक है वो हमारे बॉडी के मसल्स के साथ है, यानी मोटर स्किल्स के साथ है। जो मोटर स्किल्स मसल स्किल्स को कहते हैं, जिसमें आपके मसल्स यूज़ होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मसल्स बोलने के यूज़ होते हैं, मैं चलता हूँ तो चलने के मसल्स यूज़ होते हैं। तो अब जो प्रैक्टिकली जब आप करते हैं कुछ, जैसे आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपका प्रैक्टिकली वर्क होता है, और इसी डोमेन को जो है वो साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। व्हाट इज अ साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव्स? साइकोमोटर डोमेन क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इट डिस्क्रीट फिजिकल फंक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस एंड इंटरप्रिटेटिव मूवमेंट्स। ये जो है इसमें आपने ये माइंड में रखना है कि फिजिकली एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो साइकोमोटर डोमेन होता है, यानी फिजिकली आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो आपने जो इससे पहले पढ़ी हैं 2 डोमेन्स, उसमें फिजिकली आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। These types of objectives are concerned with the physically encoding of information. फिजिकली आप कोई इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं with movement and with activities, जिसमें आपकी मूवमेंट होती है और आप मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, where the gross and fine muscles are used for expressing or interpreting information or concepts,
जिसमें आपके मसल्स ग्रॉस और फाइन मसल्स जो होते हैं आपके यूज होते हैं। ग्रॉस मसल्स क्या होते हैं, जैसे जो बड़े लेवल के, जैसे आप कहते हैं मैं चलता हूं तो मेरे जो मसल यूज होते हैं वो ग्रॉस हैं। फाइन जैसे मैं बोलता हूं तो ये मेरे जो हैं ये फाइन मसल्स हैं। तो ये जो बड़े लेवल के होते हैं उसको आप ग्रॉस कहते हैं, और फाइन जो है वो माइनर लेवल के जो आप कह सकते हैं मसल्स होते हैं। तो ये जो यूज होते हैं मसल्स हमारे, तो उसमें ये किस में, साइकोमोटर डोमेन में आता है। यानी मसल्स जब यूज हो रहे हो, फिजिकली आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप एक्टिविटीज कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है साइकोमोटर डोमेन में होंगी। एंड इट रेफर्स टू नेचुरल ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्सेस। सो साइकोमोटर डोमेन को आपने ये समझ लेना है कि साइकोमोटर डोमेन में आप फिजिकली किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं। इसके जो सिम्पसन था उसने इसके कितने लेवल्स बताए हैं जी, 7 इसके लेवल्स उसने बताए हैं। और जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो परसेप्शन है, और सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो ओरिजिनेशन है। और एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लेवल्स को आपने समझना है। और हम बहुत ही आसान एग्जांपल्स के साथ में कोशिश करूंगा आपको समझाऊं, ताकि विद एग्जांपल्स आप इन सारे जो लेवल्स हैं उनको अच्छे से समझ सकें। पहला इसका लेवल है परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस, एडाप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। ये सारे इसके लेवल्स हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। The first level is perception, the ability to use sensory cues to guide motor activities. This ranges from sensory stimulation through cue selections to translations. Examples इसमें ये words हैं जिनसे आप इसकी perception की पहचान कर सकते हैं। Perception क्या है, आपने पहले इस word को समझना है। Perception है perceive करना, किसी चीज को लेना। यानी इसमें आपके जो सेंसरी जो होते हैं ना, आप सेंसेस होती हैं, जो आपकी 5 सेंसेस हैं। जैसे जब आप किसी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इफ यू आर वांट टू बिकम अ टेलर, अगर आप टेलर बनना चाहते हैं, आप दर्जी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आप जाते हैं किसी टेलर के पास काम सीखने के लिए, तो सबसे पहले जब आप टेलर के पास जाते हैं तो वो आपका देखता है कि क्या आपकी जो सेंसेस हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही। अब ये जो है ये परसेप्शन है, जिसमें वो आपके सेंसेस को देखता है कि वाकई ये बंदा जो है मेंटली ठीक है। मेंटली ठीक है तो फिर ये है कि वो परसेप्शन यानी परसीव कर लेगा। तो ये जो है ये फर्स्ट इसका इनिशियल स्टेज है। उसके बाद इसका सेकंड स्टेज है सेट। सेकंड जो लेवल है सेट क्या है जी, रेडीनेस टू एक्ट, यानी आपकी रजामंदी किसी काम के लिए भी, आपकी जो रेडी होना, आपका जो रजामंद होना, तो इसको आप सेट कहते हैं। इट इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल सेट्स। दीज 3 सेट्स आर dispositions that predetermine a person's response to different situations, sometimes called mindsets. इसमें आपने ये की बात को याद रख लेना है, जैसे आप कहते हैं ना कि फलां बंदा वहां पे गया और सेट हो गया, आप ये अक्सर कहते रहते हैं। अब सेट होने का मतलब ये है कि आप का ये है कि आप किसी काम के लिए फिट हो जाते हैं। यानी आपको आप वहां पे काम सीखने गए टेलर का, सपोज हमने वो उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब वो आपसे पूछता है कि क्या वाकई आप इधर रहेंगे, काम करेंगे, तो वो अपनी रजामंदी का भी इजहार करता है और वो वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। यानी रेडीनेस है होती है उसमें, और एक माइंड सेट अपना बना के वो काम स्टार्ट कर लेता है। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं ये असेंबल, डिमॉन्स्ट्रेट, इमिटेट, कंस्ट्रक्ट, एग्जीक्यूट। यानी एग्जीक्यूट वो अपना प्लान करता है, मैनिपुलेट, कॉपी, हैंडल, परफॉर्म, ये सारी चीजें सेट में आती हैं। यानी वो माइंड सेट अपना बना लेता है। ये सेकंड उसका जो है लेवल है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है इसमें साइकोमोटर डोमेन में, थर्ड लेवल, उसको गाइडेड रिस्पांस बोलते हैं। गाइडेड रिस्पांस क्या है? द अर्ली स्टेज इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल दैट इंक्लूड इमिटेशन एंड ट्रायल एंड एरर। एडिक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इज अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग। गाइडेड रिस्पांस में आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है, और इसमें ट्रायल, आप गलतियां भी करते हैं और आप सीखते भी हैं। जैसे अब वो वहां पे गया और उसने वहां पे सेट हो गया और काम करना शुरू किया। गाइडेड रिस्पांस का मतलब है कि वो अपना जो उसका होगा, टीचर होगा, टेलर उसका होगा, उसको सिखाने वाला, अब उसको देख के वो काम करना शुरू करेगा, इमिटेट करेगा उसको देख के, और उसके जो है वो गाइड करेगा उसको, प्रॉपर क्या करेगा, गाइडेंस होगी उसकी, उसके मुख्तलिफ वो गलतियां करेगा और वो सीखेगा। ये जो मरहला है इसको आप गाइडेड रिस्पांस कहते हैं। यानी गाइडेड किस्म की वहां पे एक्टिविटीज होंगी,
जिसमें कंट्रोल एक्टिविटी भी आप इसको कह सकते हैं कि उसमें कंट्रोल एक्टिविटी होंगी। वो एक्टिविटीज़ को देख रहा होगा कि ये जो काम सीख रहा है मेरे साथ, ये कटिंग कैसे कर रहा है, ये जो है वो सिलाई कैसे कर रहा है, वो सब चीज़ों को साथ वो देख रहा होता है, उसका जो टीचर होता है सिखाने वाला। ये गाइडेड रिस्पॉन्स है। उसके बाद है जी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल। Learned responses have become habitual and the movement can be performed with some confidence and proficiency. इसमें मैकेनिज्म में ये है कि जैसे आप वहाँ पे टेलरिंग का काम सीखने के लिए गए, तो जब आपने गाइडेड रिस्पांस में उसकी जो है 2-3-4 महीने के बाद ऐसा होता है, आफ्टर 2 and 3 months आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप खुद से भी कुछ कर सकें। अब आप एक स्किल को सीख लेते हैं। मैकेनिज्म में ये है कि आपके पास कोई स्किल आ जाती है, यानी अब आपको ये समझ लें कि सीधी सीधी जो शर्ट है, जैसे सपोज आप शर्ट बनाना सीखते हैं या आप कमीज बनाना सीखते हैं, तो आपको कमीज बनाना, आपको शर्ट बनाना आ जाता है, और जब ये आपको स्किल आपके अंदर आ जाए तो ये मैकेनिज्म कहलाएगा। उसके बाद है जी इसका नेक्स्ट लेवल कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस, यानी जो आप आगे जाएंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, लेवल आपका हायर लेवल पे जाएंगे आप। कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस का मतलब है द स्किलफुल परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एक्ट्स दैट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स का में ये मतलब है ना कि जैसे हमने ये सीख लिया कि मैकेनिज्म में उसके पास स्किल आ गई, यानी वो शर्ट को सीख सकता है, शर्ट को जो है वो बना सकता है, उसके अंदर सीधी सीधी शर्ट को बनाना, उसके अंदर ये स्किल आ गई है। अब कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस में ये होता है कि वो टीवी भी देख रहा है, वो बातें भी कर रहा है, वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज भी साथ कर रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, लेकिन साथ साथ उसका प्रॉपर काम भी हो रहा है। यानी आप इतने यूज टू हो जाते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स एक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के साथ काम करते हैं। मुख्तलिफ ये है कि आप टीवी भी देख रहे होते हैं, आप बातें भी कर रहे होते हैं, आप मोबाइल पे कॉल भी लगी होती है आपकी, लेकिन उसके बावजूद आपका काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा होता है। दिस इज द स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस। फॉर एग्जाम्पल इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे प्लेयर्स ऑफन अटर साउंड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये एक और एग्जाम्पल भी है, क्योंकि मैं तो टेलर की एग्जाम्पल लेके चला हूँ, तो ये इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिखी है कि प्लेयर्स आर ऑफन अटर वर्ड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन आर एक्सप्लेटिव्स एज सून एज दे हिट अ टेनिस बॉल। जैसे आप ये समझ लेना कि जैसे सम टाइम ऐसे होता है कि जो प्लेयर है वो बॉल के मारते हैं, जैसे वो क्रिकेट में आप देखें कि बॉल के वो छक्का मारता है, ये लें जी ये छक्का मैंने मारा, तो ये आप इस में ले लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस है। साउंड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होते हैं, असेंबल, कन्वर्ट, मेजर, कंडक्ट, लेबल, यूज, कनेक्ट, मैच, ये सारे जो हैं इसमें कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पांस की एग्जांपल्स में आ सकते हैं। उसके बाद अगला जो है नेक्स्ट लेवल, उसको आप कहते हैं एडाप्टेशन। स्किल्स आर वेल डेवलप्ड एंड द इंडिविजुअल्स कैन मॉडिफाई मूवमेंट पैटर्न्स टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, एडाप्टेशन का मतलब है आप नई कोई चीज एडॉप्ट करते हैं, नई कोई चीज, जैसे शर्ट बनाना तो उसने सीख लिया, लेकिन अब वो शर्ट मुख्तलिफ किस्म की बना सकता है, यानी पहले तो सीधी सीधी शर्ट उसने सीखी थी। एडॉप्ट यानी नई चीजों को वो एडॉप्ट करता है, वहां पे वो नई नई चीजों को वो एडॉप्ट करता है। जैसे पहले वो सीधी शर्ट बना लेता था, अब वो उसके साथ पॉकेट्स भी मुख्तलिफ किस्म के वो लगाता है, उसको वो शोल्डर्स भी लगाता है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो ऐड करता है। तो इसमें क्या है, यानी चेंज है, चेंज होता है, रिफाइन, शो, मॉडिफाई, रिवाइज, मॉडिफिकेशन करता है, उसमें रिवाइज करता है, मुख्तलिफ चीजें उसमें जो एडॉप्ट करता है, तो उसको हम इस लेवल को एडाप्टेशन कहते हैं। एंड दिस इज द सेकंड लास्ट लेवल ऑफ ये जो है साइकोमोटर डोमेन। उसके बाद जो लास्ट इसका लेवल है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन नेम से जाहिर है ये क्रिएटिविटी है, यानी ओरिजिनल कोई चीज वो बना देता है। क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट्स पैटर्न्स टू फिट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लर्निंग आउटकम्स एम्पेजेस क्रिएटिविटी बेस्ड अपॉन हाईली डेवलप्ड स्किल। इसमें आपकी स्किल्स पीक पे होती हैं और आप एक बहुत अच्छे कारीगर बन जाते हैं। जैसे आप हमने टेलरिंग की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन किस्म के टेलर बनते हैं और आप मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको दिया जाए आप सिलाई कर सकते हैं, और आप नई नई चीज़ें जो हैं वो मार्केट में जाके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसको हम ओरिजिनेशन कहते हैं, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, नई चीज़ों को, नई बातों को, नई जो आपकी जो इनोवेशंस होती हैं उनको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओरिजिनलिटी इसको बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आता है क्रिएट, रिसाइट एंड काउंट, रिमेंबर एंड अप्लाई, डिस्कार्ड एंड सब्स्टिट्यूट, रिकॉल एंड यूज, रिपेयर एंड यूज, रिसाइकल एंड यूज, सिलेक्ट एंड डिस्कार्ड। ये सारे वर्ड जो हैं इसमें ओरिजिनेशन में इसकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं।
यानी आपने एक ही बात याद रखनी है जो मेन है कि क्रिएटिविटी इसमें होती है, इसमें कोई नई चीज़ जो है आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये आपने लेवल सारे इसके पढ़ लिए जी, इन वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे परसेप्शन क्या है जी, डिस्टिंग्विश, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, टच, ये वही मैंने आपको कहा था। इसको आप रिवाइज चलें कर लेते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कि परसेप्शन क्या है, जिसमें आपकी सेंसेस होती हैं ना, ये सेंसेस जैसे हमने कहा था सेंसेस उसकी देखेगा वो टेलर कि क्या वो जो है उसकी सेंसेस ठीक है इस काम के लिए या नहीं। फिर उसके बाद सेट है जी, एडजस्ट हो जाना, अप्रोच, लोकेट, प्लेस, पोजीशन, प्रिपेयर, यानी वो प्रिपेयर होता है, सेट होता है, सेट हो जाता है, वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। गाइडेड रिस्पांस ये है कि वो गाइडेड रिस्पांस उसकी मौजूदगी में, जो टीचर की मौजूदगी में वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, कॉपी करता है उसको, डिटरमिन, डिस्कवर, डुप्लीकेट, यानी उसको भी कॉपी करता है, इमिटेट करता है, इंजेक्ट, रिपीट, ये सेम मीनिंग है इन सब के। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, एडजस्ट, बिल्ड, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, मैनिपुलेट, मिक्स, सेटअप, यानी वो कोई स्किल जो है अपने अंदर वो ले आता है। एडाप्टेशन क्या है, एडाप्टेशन क्या है जी, अडॉप्ट, बिल्ड, चेंज, डेवलप, सप्लाई, यानी कोई नई चीज़ अपने अंदर वो अडॉप्ट करता है, चेंजिंग लाता है। और ओरिजिनेशन क्या है, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिज़ाइन, प्रोड्यूस, यानी नए किस्म के वो डिज़ाइन, नई चीज़ें, नई जो है वो कंस्ट्रक्शन, नया कोई आइटम प्रोड्यूस करके वो इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सब लेवल जो हैं साइकोमोटर के हमने पढ़ लिए हैं और इसकी बेहतरीन एग्जांपल से हमने सीख लिए हैं। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।